जोहार साथियों, जैसा कि जेसीईआरटी के द्वारा वार्षिक वर्ष 2023 से 24 के लिए 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। आज हम विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले परीक्षा पैटर्न को हम समझ लेते हैं। क्या कुछ लिखा हुआ है? सामान्य निर्देश में लिखा हुआ है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आपको अपना आंसर अपने शब्दों में देना है। दूसरा पॉइंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न का आंसर देना कंपलसरी है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। टोटल आपका प्रश्न 52 रहेगा। अगला पॉइंट है, प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आपका टोटल 30 MCQ पूछा जाएगा, जो 1 नंबर पर आधारित होगा। अगला पॉइंट है, प्रश्न 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, अर्थात आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका टोटल प्रश्न इसमें 8 रहेगा। अगला पॉइंट है, प्रश्न संख्या 39 से 46 तक, जो कि कुल 8 प्रश्न है, इसमें से भी आपको 6 प्रश्नों का जवाब देना होगा, जो कि 3 नंबर पर आधारित है। अगला पॉइंट में है, प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आपका 5 नंबर का प्रश्न टोटल 6 है, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। इसे हम देख सकते हैं कि MCQ क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहेगा, जबकि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 18 मार्क्स का रहेगा, जबकि 5 नंबर वाला 20 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपका कुल 80 मार्क्स हो जाता है। चलिए, तो अब प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आपका पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है अनंत, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है -25 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा बी, अनंत। सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपका प्रश्न रहता समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो भी आपका आंसर अनंत होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है? अगर आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा, तो वस्तु की स्थिति हमेशा C पर रहेगी। आपका जब वस्तु की स्थिति C पर होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर ही होगी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? पहला ऑप्शन है तेल, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है कागज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु। तेल, पानी और कागज की अपेक्षा वायु में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f। इसमें आपका लेंस की क्षमता -4 दिया हुआ है, यानी कि P का वैल्यू दिया है। इसे हम f फाइंड करेंगे, तो f का फॉर्मूला हो जाएगा f = 1/p। जब p के स्थान पर -4 को पुट करेंगे, तो आपका आंसर -0.25 मीटर आएगा।
अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? अब पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा है आइरिस, तीसरा है सिलियरी मांसपेशियां, चौथा है पुतली। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियां। हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष को कहा जाता है? यहाँ आप देख पा रहे होंगे ए जो दिया है वो इंग्लिश वर्ड है। पहला ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। तो आपका क्वेश्चन भी है दूरदृष्टि दोष किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरमेट्रोपिया। जबकि ऑप्शन नंबर बी मायोपिया है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर डी प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब होता है जरा दूर दृष्टि दोष। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है फेराडे, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन है ओम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। जबकि वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, यह अगर प्रश्न देगा तो आपका आंसर होगा विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जबकि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फेराडे होता है और एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिजली के बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत हम सूर्य को बोल सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सौर ऊर्जा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, चौथा आधुनिक आवर्त नियम। तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण संतुलित करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, Fe+CuSO4 एरो Cu+FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया में हम देख पा रहे होंगे कि आयरन जो है सो कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है। इससे पता चल रहा है कि आयरन अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वो कॉपर को हटा दे रहा है। इस तरह की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। जबकि इस तरह से भी क्वेश्चन प्रश्न पूछ लिया जाता है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, जबकि आयरन सल्फेट का रंग हल्का हरा होता है। अगला प्रश्न है, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो हम लोग जानते हैं जिस पदार्थ की पीएच मान जितना कम होगा, अर्थात उसमें अम्लीय का गुण जितना ज्यादा होगा, उसमें H+ आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जठर रस, दूसरा ऑप्शन दिया है नींबू का रस, तीसरा ऑप्शन दिया है शुद्ध जल, चौथा ऑप्शन दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी शुद्ध जल, जिसका पीएच मान 7 होता है, तो ये तो अम्ल का कैटेगरी में नहीं होता है, इसलिए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इसका पीएच मान 10.5 होता है। इसका पीएच मान 10.5 होता है, जो कि एक क्षारक का काम करता है, इसलिए यह भी ऑप्शन सही
नहीं होगा। बच जाता है जठर रस और नींबू का रस। इसमें भी हम लोग जानते हैं कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका पीएच मान 1.5 से लेकर 3.5 के बीच रहता है, जबकि नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच का मान 2.2 रहता है। अर्थात इन दोनों में देखा जाए तो जठर रस में अम्लीयता का गुण ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जठर रस। अगला प्रश्न है, पदार्थ ABCD का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? 4 ऑप्शन दिया गया ABCD। तो अम्ल सेवन से कम पीएच मान वाले पदार्थ को अम्ल कहा जाता है, जबकि सेवन से अधिक जिसका पीएच मान होता है वो क्षारक कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि इसका पीएच मान 5 है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा सोडियम ऑक्साइड, चौथा आयरन ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वैसा ऑक्साइड होता है जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों का गुण पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो उत्कृष्ट गैस नोबल गैस को कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि उत्कृष्ट गैस नोबल गैस को कहा जाता है, जिसका पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है और जिसके बाह्यतम कक्ष में 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित। तो इन चारों ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 2, 8। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर इसकी परमाणु संख्या देखें तो इसकी परमाणु संख्या 10 होती है, जबकि तत्व का संकेत Ne होता है, मतलब नियोन। 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन तत्व का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? पहला ऑप्शन है CH4। हम लोग जानते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त के अंदर एल्केन आता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्किन और एल्काइन आता है। पहला ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि CH4 है, मतलब जितना कार्बन है उसका डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन है। कार्बन एक है, कार्बन एक है, इसका डबल करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 को ऐड करेंगे तो टोटल 4 आएगा, हाइड्रोजन 4 है, इसको हम एल्केन कह सकते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी C2H6 है, इसमें भी जितना कार्बन है उसका डबल का 2 अधिक हाइड्रोजन है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में जितना कार्बन है उसका डबल का 2 कम हाइड्रोजन है, मतलब ये एल्काइन है। ऑप्शन नंबर ए बी एल्केन है, जबकि सी एल्काइन है। ऑप्शन नंबर डी में जितना कार्बन है उसका डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन है, तो इसको भी हम एल्केन कह सकते हैं, ये भी एल्केन है। तो आपका एल्काइन ऑप्शन नंबर सी है, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एल्काइन। ऑप्शन नंबर सी एल्काइन। अगला प्रश्न है, HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? पहला ऑप्शन है एल्कोहल, दूसरा कीटोन, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्कोहल का सूत्र OH होता है, जबकि कीटोन का CO, एल्डिहाइड का CHO होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा,
एल्डिहाइड, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र COOH होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होती है? तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जानते हैं कि 2 और 1 होता है। तो इनमें से किसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है? अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है, 282 होता है, इसलिए मैग्नीशियम होगा नहीं। कैल्शियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है, तो ए भी होगा नहीं। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 होता है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके भी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोटेशियम। जबकि एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये भी होगा नहीं। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? पहला ऑप्शन है परजीवी पोषण, दूसरा स्वपोषी पोषण, तीसरा मृतजीवी पोषण, चौथा प्राणी संभोजी पोषण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्राणी संभोजी पोषण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन क्या होता है? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑप्शन है हमारी पेशी में, चौथा ऑप्शन है ईस्ट में। तो ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो उपापचय का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो वैसी क्रियाएं जिसका नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं उसे अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। तो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करने का काम मेंडुला करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेंडुला। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो आपका आंसर होगा पुनरुद्भवन। आपका आंसर होगा पुनरुद्भवन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? किसी भी जीव में गुण प्रभावित करने के लिए माता और पिता दोनों का DNA मिलना जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, माता और पिता दोनों का DNA। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें किस तरह की ऊर्जा मुक्त होगी? पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, तीसरा ऑप्शन है जल का विद्युत अपघटन, चौथा ऑप्शन है चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? पहला ऑप्शन है आपका 1%, दूसरा 10%, तीसरा 100%, चौथा 0.1%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। कितना खर्च करती है? 1%। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? पहला ऑप्शन है थर्माकोल के डिस्पोज कप का, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक के डिस्पोज कप का, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी के डिस्पोजल कप का, चौथा ऑप्शन है कागज के डिस्पोजल कप का। तो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा मिट्टी के डिस्पोजल कप का। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मिट्टी के डिस्पोजल कप का। इसी के साथ हमारा 30 प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।